And I'll take very short time. बहुत महत्वपूर्ण और पॉइंटेड इशू है। मनोज जी का, जी का, बलवंत जी का, योगेंद्र भाई का, पवन भाई का, सबको नमस्कार। जी को भी, अविनाश जी को। Are we ready to go? Sir, just another 15 seconds. रणदीप जी नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं राम सिंह जी? मैं तो आवाज से ही पहचान लिया। अरे क्या बात। Sir, we are live on all platforms. नमस्कार दोस्तों, आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय लेकर आपके बीच में मैं उपस्थित हुआ हूं। बहुत संक्षिप्त पर बहुत महत्वपूर्ण विषय है और सीधे बगैर किसी विलंब के मैं उसकी चर्चा करूंगा। आर्थिक मंदी व आय की तंगी पर मरहम लगाने की बजाय जले पर नमक छिड़क रही है खट्टर सरकार। भाजपा जजप्पा सरकार असल में अब कर्मचारी विरोधी संघ बन गई है। महंगाई भत्ता काटकर हरियाणा के कर्मचारियों को अनुमानित 3600 करोड़ का चूना लगा रही है खट्टर सरकार। कोरोना महामारी के संकट से पिस रहे सरकारी कर्मचारियों व पेंशनरों का महंगाई भत्ता पिछली तारीखों यानी जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक काटकर भाजपा जजप्पा सरकार ने अपना कर्मचारी विरोधी चेहरा बेनकाब कर दिया है। हरियाणा सरकार ने 28 फरवरी 2020 को ही यानी 4 महीने पहले 1,42,343 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। ये बजट प्रदेश के वित्त मंत्री जो मुख्यमंत्री भी हैं श्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा पेश किया गया। भाजपा जजप्पा सरकार द्वारा पेश किए गए इस बजट में 1,19,751 करोड़ यानी 1,20,000 करोड़ रुपया खर्चे के मद में दिखाए गए हैं। फिर बजट पेश करने के 100 दिन के अंदर ही सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर कैंची चलाकर उन्हें लूटने की क्या आफत आ पड़ी, सवाल ये उठता है। हरियाणा में 3 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, वह 1,29,000 के करीब पेंशनर्स हैं, यानी 4,30,000 के करीब सरकारी कर्मचारी और पेंशनर हैं। कल 6 जुलाई 2020 को आदेश पारित कर सरकार ने पिछली तारीख से यानी जनवरी 2020 के महंगाई भत्ते, उसके बाद जुलाई 2020 व जनवरी 2021 के महंगाई भत्ते को पूर्णतया समाप्त कर दिया या खत्म कर दिया। 2020-21 के बजट में कर्मचारियों की तनख्वाह व पेंशन के लिए 36,012 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगर इस कटौती को मैं 10% भी मानूं, जो ये 12% महंगाई भत्ता बनता है, तो 3,600 करोड़ रुपया हरियाणा के कर्मचारियों की जेब काटकर खट्टर सरकार अर्जित कर रही है। महंगाई भत्ते की जनवरी 2020 की 4% की किश्त, और अगर आप कम से कम इसे 4% अगली दोनों किश्तों को भी मांगने, हालांकि वो इससे ज्यादा होंगी जैसे महंगाई बढ़ रही है, तो जुलाई 2020 और जनवरी 2021 को भी अगर 4-4% माने तो कुल 3600 करोड़ रुपया कर्मचारियों की जेब से निकाला जाएगा। एक और महत्वपूर्ण तथ्य है, एक साधारण हरियाणा सरकार के कर्मचारी की बेसिक पे 30,000 रुपया है। अगर 30,000 रुपया बेसिक पे भी आप मान लें तो 30,000 रुपया की बेसिक तनख्वाह लेने वाले कर्मचारी को 43,200 रुपए की चोट खट्टर सरकार ने दुष्यंत चौटाला जी और मनोहर लाल खट्टर जी ने पहुंचाई है। अगर सरकारी कर्मचारी की बेसिक पे 50,000 रुपया मासिक है तो फिर ये चोट बढ़कर 72,000 रुपया पहुंच जाती है। एक तरफ तो सरकार मंत्रियों के भत्ते बढ़ा रही है, मंत्रियों और अधिकारियों के लिए नई कारें खरीद रही है,
उप मुख्यमंत्री के बेड़े में पिछले हफ्ते ही 2 नई महंगी कारें शामिल की गई हैं। मुख्यमंत्री व मंत्रियों की डिस्क्रिशनरी ग्रांट का एक फूटी कोड़ी पैसा भी कम नहीं किया गया। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायकों की महंगाई भत्ते में कोई कटौती नहीं की गई। एक तरफ सरकार की फजूल खर्ची लगातार जारी है, तो दूसरी तरफ कर्मचारियों की तनख्वाह में से पैसा काटकर बचत क्यों की जा रही है, सवाल सीधा ये है। यही नहीं, मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री तो सत्ता का आनंद ले रहे हैं और मंत्रीगण, पर कर्मचारियों की 1.5 महीना पहले लीव ट्रेवल कंसेशन भी खट्टर सरकार ने काट दी, जो 1 महीने की तनख्वाह के बराबर होती है। तो एक तरफ महंगाई भत्ते की 3 किस्तें काट ली, दूसरी तरफ लीव ट्रेवल कंसेशन जो 1 महीने की तनख्वाह के बराबर है, जो आप ले भी सकते हैं, अगर अवेल ना करो तो वो भी काट दिया गया। ऐसा लगता है कि कर्मचारी विरोधी रवैया भाजपा सरकार का चाल चेहरा और चरित्र हो गया है। वो कहते हैं कि बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। आप याद करिए, 2.5 महीने पहले मोदी जी ने भी केंद्र सरकार के 113 लाख सैनिकों, सरकारी कर्मियों, हमारे डॉक्टर साहिबानों और पेंशनरों की तनख्वाह काटकर, महंगाई भत्ता काटकर, इसी प्रकार से 3 किश्तों में उन्होंने भी 37,500 करोड़ रुपए की बचत की थी, और आज तक वो पैसा कहां गया उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। ऐसे ही उनका अनुसरण करते हुए अब खट्टर सरकार ने भी 3600 करोड़ की चपत सरकारी कर्मचारियों के पेट पर लगाई है। हमारी ये मांग है कि महंगाई भत्ता काटने का 6 जुलाई 2020 का तुगलकी फरमान फौरन वापस हो। प्रेस विज्ञप्ति में आपको अलग से भेज रहा हूं, कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो आपका स्वागत है। भूपेंद्र जी। जी भाई साहब। जी बराड़ साहब। जी जी अनम्यूट कर लीजिए बराड़ साहब माइक। आवाज आ रही है जी मेरी? हाँ जी, हाँ जी। मैं सुन पा रहा हूं। नमस्कार। हाँ नमस्कार रणदीप जी। इस दौरान जो लोग रिटायर होंगे, जो कर्मचारी इन 1.5 साल में रिटायर होंगे, तो उनके पेंशन पे भी ये हमेशा के लिए फर्क पड़ेगा और उनको भी सारा का सारा नुकसान झेलना पड़ेगा जी हमेशा के लिए। बराड़ साहब, फिलहाल जो 6 जुलाई 2020 का ऑर्डर है वो 18 महीने के लिए महंगाई भत्ते की 3 किश्तें पूरी तरह से काटने की बात करता है, और जुलाई 2021 में इन 3 किश्तों के पैसे को जोड़कर बगैर पुराना कोई पैसा दिए नए सिरे से डीए कैलकुलेट करने की बात करता है। पर मैं आज आपको यह कह सकता हूं, खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी की जबान पर हरियाणा के कर्मचारियों को विश्वास नहीं करना चाहिए। जब जुलाई 2021 आएगा तो उन्होंने ये लाभ भी नहीं देना। आप ये देख लीजिएगा, आप और मैं दोनों यहां मौजूद होंगे और मैं पत्रकार वार्ता कर आपको दोबारा याद दिलाऊंगा। धन्यवाद। जी योगेंद्र शर्मा जी। नमस्कार योगेंद्र भाई। योगेंद्र भाई अनम्यूट करिए आप स्वयं को, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी रणदीप जी, मेरा सवाल ये था कि बड़ौदा जो बाई इलेक्शन होना है, कल एक मीटिंग हुई थी, तो उस मीटिंग में आपके कांग्रेस के सभी एमएलए थे। क्या रणनीति है रणदीप जी? क्या पूरी कांग्रेस इस उपचुनाव को लेकर एकजुट होगी? क्या होगा? पूरी कांग्रेस एकजुट है योगेंद्र जी, और विपक्ष के हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक चुनौती भी दी है माननीय मनोहर लाल खट्टर जी को। पर जब से उन्होंने ये बात कही है, खट्टर साहब गुमसुम हैं, बोल ही नहीं रहे। हम खट्टर साहब से कहेंगे कुछ तो बोलिए। विपक्ष के नेता ने आपको एक खुली चुनौती दी है, जवाब दीजिए। हमें ये पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस लगातार बड़ौदा की सीट जीतती आई है और कांग्रेस बड़ौदा उपचुनाव में विजयी होगी।
सर पवन जी हैं अपनी जनता न्यूज। पवन जी। नमस्कार पवन। हेलो सर, नमस्कार सर। हेलो नमस्कार पवन जी, मैं सुन पा रहा हूँ। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, कल हरियाणा सरकार की एक मैराथन कैबिनेट बैठक हुई है और कैबिनेट बैठक में सरकार ने जो तमाम बड़े फैसले किए, सरकार ये कह रही है कि हमने जो वायदा किया था उसको पूरा किया है। 75% हरियाणा के युवाओं को औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार जो है वो आरक्षित कर दिया गया है। ये क्या है, आप क्या समझते हैं इसको? कितना इससे युवाओं को फायदा होगा? क्या वाकई में ये कोई घोषणा पत्र की घोषणा को पूरा किया गया है? सवाल के लिए साधुवाद। वैसे तो कानून का मसौदा आएगा तो मैं उस पर तफसील से आपसे चर्चा करूंगा, पर मैं सीधे तौर से ये कहूंगा, खट्टर साहब और श्री दुष्यंत चौटाला मिलकर हरियाणा के युवाओं का एक बार फिर बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। अगर आप उनका खुद का बयान भी देखें तो ये कहा गया है कि आगे जो उद्योग लगेंगे भविष्य में, यानी जो 2020 में अब उद्योग लगने वाले हैं या उसके बाद, उसमें ये आरक्षण लागू होगा। ना 9 मन तेल होगा, ना कभी राधा नाचेगी। जो अब उद्योग चल रहे हैं उनमें कोई आरक्षण नहीं होगा। परंतु आदरणीय मित्र, कोरोना की इस महामारी और आर्थिक मंदी जो चल रही है, हरियाणा में जो उद्योग लगे थे वो भी बंद हो गए हैं। नया उद्योग लगा ही कौन रहा है? इसलिए ना कोई उद्योग लगेगा, ना कोई आरक्षण मिलेगा, ना कोई नौकरी मिलेगी। ये इसी प्रकार से है जैसे कौशल विकास योजना के अंदर आपने 11,000 बच्चों को नौकरी निजी क्षेत्र में दिलवाई और उनकी ट्रेनिंग में 103 करोड़ रुपया खर्च दिया। तो इसलिए जो भविष्य में उद्योग हैं वो ना लगने वाले, ना खट्टर सरकार में ये क्षमता के वो लगवा पाए, ना कोई लगा रहा। अब तो चलते उद्योग ही बंद हो रहे हैं। इसलिए भविष्य के आरक्षण का ना कोई फायदा। ये एक ऐसा झुनझुना और लॉलीपॉप है जिससे हरियाणा के युवाओं को कोई फायदा नहीं होने वाला। खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी ने हरियाणा के युवाओं को एक बार फिर ठगा है, मेरा ये कहना। धन्यवाद। सर बलवंत तक्षक जी बलवंत तक्षक जी। प्रणाम तक्षक जी। अनम्यूट कर लीजिए सर। तक्षक जी अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, स्पीकर आपका। कर दिया सर। आवाज आ रही है सर? ये आ रही है। प्रणाम तक्षक जी। तो नमस्कार सर, मैं रणदीप जी ये कह रहा था कि एक तरफ तो हरियाणा सरकार कर्ज ले रही है लगातार, दूसरी तरफ नौकरियों पर पाबंदी है। जिन नौकरियों का सिलेक्शन हो चुका था उनका रिजल्ट जारी नहीं हो रहा। तीसरा, कर्मचारियों पर डीए की गाज गिर गई है। तो ये लोन किस लिए लिया जा रहा है? अगर कर्मचारियों को ही सब कटौती करनी है, नौकरियों में भी, डीए में भी, एलटीसी में भी, तो ये लोन किस लिए ले रही है सरकार? और दूसरा ये था कि चौटाला साहब के राज में जो 3200 जीबीटी टीचर लगे थे और सुप्रीम कोर्ट ने उनको गलत ठहरा दिया था, आपकी सरकार ने तो उनको नौकरी में बनाए रखा, लेकिन जो 1900 पीटीआई थे उनको निकालने की इतनी जल्दबाजी क्यों थी सरकार के पास? दोनों सवाल बड़े सार्थक है। आदरणीय तक्षक जी, भाजपा जजप्पा सरकार 2 लाख करोड़ रुपए तक उन्होंने हरियाणा का कर्ज पहुंचा दिया है, लगभग 50 और 55 हजार करोड़ से 6 साल पहले से बढ़ाकर। आज तक कोई ये बता नहीं पाया कि ये लगभग 1.5 लाख करोड़ से अधिक की राशि जो खट्टर साहब ने हरियाणा की जनता के सर पर कर्ज चढ़ाकर कर्ज में ली है, ये पैसा किसकी जेब में गया, कहां गया, कैसे गया और उसका कहां उपयोग या दुरुपयोग हुआ। हमारी ये मांग भी है कि हरियाणा सरकार वो सारा पैसा जो कर्ज में लिया है 1.5 लाख करोड़ रुपया से अधिक, बाकायदा एक श्वेत पत्र जारी कर हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता को हिसाब दे कि वो पैसा कहां गया, कैसे गायब हो गया। क्योंकि हरियाणा में ना एक नई नहर, ना एक नया बिजली घर, ना कोई नया अदारा, ना कोई विश्वविद्यालय, ना कोई और संस्था बनाई। तो ये 1.5 लाख करोड़ गुम कैसे हुआ, ये अपने आप में एक रहस्य है।
जहां तक सवाल है, सरकार खुद तो ले रही है सत्ता का आनंद और लोग भुगत रहे हैं। कभी मुख्यमंत्री नौकरियों पर पाबंदी लगा देते हैं, कभी 10,000 NHRM के कर्मचारियों पर गाज गिरती है, कभी रोहतक, सोनीपत और दूसरे नगर निगमों के सफाई कर्मचारियों पर गाज गिरती है, कभी कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड और हरियाणा टूरिज्म कॉरपोरेशन के कर्मी निकाल दिए जाते हैं। आए दिन कर्मचारियों की छटनी और नौकरियां जा रही हैं। कभी कंप्यूटर टीचर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कहीं दूसरे विद्यार्थी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और मैंने पत्रकार गोष्ठी करके ये बताया था कि 6-6 साल से बहुत सारे ऐसे परिणाम हैं जो निकले ही नहीं। लाखों बच्चे क्लर्क भर्ती के परिणाम के लिए आज भी इंतजार में लाइन में खड़े हैं। कई ऐसी और नौकरियां हैं जिनका परिणाम नहीं निकाला जा रहा, परंतु सरकार है कि वो चैन की बंसुरी बजा रही है और सत्ता का आनंद ले रही है। 2.5 करोड़ हरियाणवियों को अपने हाल पर आत्मनिर्भर बनाकर छोड़ दिया है। जहां तक 1983 PTI अध्यापकों का प्रश्न है, एक कानून का मसौदा तैयार कर मैंने मुख्यमंत्री जी को भेजा था, पर वो क्योंकि बहुत बड़े आदमी हैं और हम बहुत छोटे हैं उनसे, उन्होंने उस पत्र का जवाब देना भी उचित नहीं समझा। उल्टा उस समय के चेयरमैन और बोर्ड के ऊपर पर्चा दर्ज करवा दिया, जो अपने आप में झूठ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में स्पष्ट तौर से यह लिखा है कि चेयरमैन या मेंबर या बोर्ड के द्वारा कोई मैलाफिडे या मैलिस साबित नहीं हो पाया है। अगर कोई मैलाफिडे यानी कोई घोटाला या अनियमितता साबित ही नहीं हुई तो पर्चा दर्ज करवाने का प्रावधान ही क्या है, बजाय इसके कि वो इन 1983 PTI अध्यापकों को वापस नौकरी पर ना ले। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। धन्यवाद। मनोज जी हैं सर सॉरी मनोज जी हैं सर नेटवर्क 18 से। जी मनोज जी। भाई पूछिए सवाल। नमस्कार सुरजेवाला जी। सर मेरा सवाल ये था कि जो सरकार ने DA को लेकर फैसला किया है और फ्रीज कर दिया है, तो फाइनेंशियल क्राइसिस तो पूरे देश में है, हरियाणा में भी है। तो पहला सवाल तो ये कि सर क्या आपको लगता है कि रास्ता क्या है, कैसे अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को सरकार इस्तेमाल करे और कैसे धन जुटाए ताकि जो सरकारी कामकाज है वो चलता रहे। एक इसमें दूसरा पक्ष जुड़ा हुआ है कि जब कोरोना के समय में लाखों हजारों लोगों की नौकरियां चली गई, खासकर वो जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे, निजी कंपनियों में काम करते थे, कुछ लोग अपने घर जाने को मजबूर हुए हैं। तो अगर ऐसे में सरकारी कर्मचारियों से भी कुछ उनके वेतन में कोई कटौती नहीं है, लेकिन अगर कुछ DA पर प्रभाव पड़ता है, तो आपको नहीं लगता कि उसकी तुलना में ये बहुत कम है? तो हमें ज्यादा जोरदार आवाज उनके पक्ष में उठानी चाहिए जिनकी नौकरियां ही चली गई, जिनके पास आज भुखमरी की हालत पैदा हो गई है। मनोज जी, सरकार ने एक, इसीलिए मैंने वो आंकड़े आपको पत्रकार वार्ता के शुरू में, सरकार ने 1,43,000 करोड़ का बजट पेश किया 28 मार्च 2020 को, 1,42,343 करोड़ रुपए का, और उसमें 1,19,751 या 1,20,000 करोड़ खर्च दिखाया गया है। 4 महीने में 1,20,000 करोड़ कहां गुम हो गया? मैं अगर काउंटर सवाल खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी से करूं, क्या खट्टर साहब ने झूठा बजट पेश किया था? क्या खट्टर साहब के पास 1,43,000 करोड़ था ही नहीं? वो जनता को बहका रहे थे, विधानसभा को गुमराह कर रहे थे। 1,20,000 करोड़ जो उन्होंने खर्चा दिखाया है, वो खर्चे का पैसा क्या 120 दिन में ही समाप्त हो गया? अगर समाप्त नहीं हुआ अभी पैसा, ये साल का आखिर में नहीं है, हम साल के शुरू में हैं, जुलाई तो अब शुरू हुआ। तो ऐसे में 1,20,000 करोड़ का जो खर्चा होना था और सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह, पेंशन, DA का 36,000 करोड़ का जो प्रावधान किया गया था, वो पैसा कहां गया? क्या खट्टर साहब आपको और मुझे और हरियाणा की जनता और कर्मचारियों को बताएंगे? नंबर 2, हमने बार बार कहा
खर्चों में कटौती करिए। मुख्यमंत्री का अपना डिस्क्रिशनरी ग्रांट ही 50 करोड़ है, उनके मंत्रियों का करोड़ों रुपए का डिस्क्रिशनरी ग्रांट है। क्या खट्टर साहब ने एक पैसा भी डिस्क्रिशनरी ग्रांट का काटा? नहीं काटा। क्यों? आप 300-400 करोड़ की बचत तो वहीं से कर सकते हैं। नंबर 3, मंत्रियों के भत्ते बढ़ाए जा रहे हैं, मंत्रियों के मकानों के किराए की राशि बढ़ाई जा रही है, मंत्रियों की तनख्वाह में कॉन्सिक्वेंटली इजाफा हो रहा है, उप मुख्यमंत्री के बेड़े के लिए नई नई कारें खरीदी जा रही हैं, मुख्यमंत्री तो हेलीकॉप्टर से पांव नीचे रखते ही नहीं, नई नई गाड़ियों के काफिले खरीदे जा रहे हैं अधिकारियों के लिए। हमने देखा था कि एसएस बोर्ड के और पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए भी नई गाड़ियां लाखों करोड़ों रुपए की खरीदी गई। तो सरकार अपनी मौज मस्ती और आनंद में तो एक पैसे की कटौती कर नहीं रही, परंतु जो गरीब कर्मचारी है, जो उसको महंगाई भत्ता मिलना था, एक तरफ तो आपने डीजल पेट्रोल 80 रुपया कर दिया, टमाटर का भाव 80 रुपया किलो हो गया है, सब्जी का भाव और दाल का भाव क्या है आप और मैं और पूरा परिवार जानता है, नहीं तो अपनी धर्मपत्नी से पूछ लीजिए, वो बता देंगी। दूसरी तरफ उनका महंगाई भत्ता आप काट रहे हैं। ये जाति है, जुल्म है, और इसका हल सरकार को कर्मचारियों के पैसे काटकर नहीं, अपने खर्चों में कटौती करके करना चाहिए। 1,19,000 करोड़ सरकार का खर्चा है, अगर उसमें आप 5% कटौती करें, 5%, तो भी 6,000 करोड़ बनता है। तो आपको कर्मचारी का एक भी पैसा काटना नहीं। लाओ हल तो मैं बता देता हूं। मुख्यमंत्री और मंत्रीगण अपनी तनख्वाह में आधी कटौती करें, अपनी डिस्क्रिशनरी ग्रांट काट दें, अपनी मौज मस्ती लावा लश्कर को कम करें, तो अपने आप पैसा बच जाएगा। पैसे बचाने के 1000 तरीके हैं, और अगर खट्टर साहब नहीं जानते या वो इसमें सक्षम नहीं, कांग्रेस को सरकार हैंडओवर कर दें, हम ये भत्ता भी दोबारा दे देंगे और सरकार भी चलाकर दिखा देंगे। धन्यवाद। सर, नरेश कौशल जी आज यहाँ पर हैं। सबसे पहले तो प्रणाम और आपका स्वागत करता हूं। बहुत दिन बाद दर्शन हुए, चाहे वर्चुअली हुए। जी जी, तो वो सर अपने बात रखें। जी सर, ऐसा अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। आप म्यूट हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ जी जी। अब आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है साहब, आ रही है। अच्छा, मैं आपसे एक विपक्ष के नाते, आपका अधिकार है कि सरकार की आप आलोचना करें, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव सजेशंस जो हैं वो भी आपसे अपेक्षित हैं, मिलते रहने चाहिए। भले ही वो चाहे डिफेंस कमेटियां हो पार्लियामेंट की, उसमें भी आपके प्रतिनिधि जो नहीं जाते हैं उनको भी जाकर उन कमेटियों के माध्यम से भी ऐसी राय देनी चाहिए। खैर, मेरा सीधा प्रश्न ये है कि आपने जो बातें कही हैं, आज कोरोना का संकट है सर, ना केवल यहाँ की सरकार, आपकी भी दूसरी सरकारें हैं, चाहे वो कहीं दूसरे राज्यों में हो, सभी जगह संकट है और लोन सभी लेते हैं। आपकी सरकार आती है तो भी लेती है। आप सपोर्ट करिए, आप सरकार में आते हैं, जैसे कोई कहता है कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता, अगर आपकी सरकार आती है, जो ये प्राइवेट अदारों में लगाएंगे लोगों को, क्या आप कोई ऐसी नीति बनाएंगे कि उनको सरकारी अदारों में लाएं? एक बात, आप उनके कटौती की बात कर रहे हैं कि वो अपने मंत्री जो है अपने जो उनके खर्चे हैं उनमें। आपका ऑडियो चला गया कौशल जी, पर मैं आपका भावार्थ समझ गया। पहली बात तो मैं आपके संज्ञान में लाऊंगा, आप वरिष्ठ पत्रकार, एडिटर, कई पदों पर रहे हैं। हरियाणा बना था, मेरी और हरियाणा की उम्र लगभग बराबर है, 1 नवंबर 1966, और उससे अगर आप आ जाएं 2014 तक, तो उतने वर्षों में हरियाणा पर कर्ज 60,000 करोड़ रुपया से कम था। आज कर्ज 6 वर्षों में 2 लाख करोड़ को पार कर रहा है। यानी हरियाणा की सारी सरकारों ने जो 47 साल में कर्ज नहीं लिया,
उससे लगभग 300% अधिक कर्ज भाजपा जजप्पा सरकार या खट्टर साहब ने 6 वर्षों में ले लिया। स्वाभाविक तौर से अगर 1.5 लाख करोड़ से के करीब की राशि कर्ज में ली तो उसे हरियाणा की तरक्की में इस्तेमाल किया जाना था, पर माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने हरियाणा में एक भी नया अदारा, नई नहर, नया डैम, नया बिजली घर, नया विश्वविद्यालय, नया विद्यालय, नया कोई बड़ा सरकारी उद्योग कुछ भी नहीं लगाया, नया हाईवे। तो ऐसे में वो पैसा कहां गया ये पूछना विपक्ष के तौर पर हमारा कर्तव्य है, नहीं तो आप ही हमें कर्तव्य में कोताही का इल्जाम लगाएंगे। अब सवाल यह है कि कांग्रेस की सरकार क्या करती। मैं एक बात आपको कह सकता हूं कांग्रेस के नेताओं की ओर से, हम कम से कम पहली कटौती स्वयं की तनख्वाह, स्वयं के भत्तों में करते, खुद उदाहरण पेश करते, स्वयं की डिस्क्रिशनरी ग्रांट काटते, लावा लश्कर को कम करते, अपने खर्चे कम करते, सबसे आखिर में कर्मचारी के पास जाते। यहां तो 5-5 रुपया भी देना हो तो विद्यार्थी दे मुख्यमंत्री के कोष में, 10% कर्मचारियों की तनख्वाह मुख्यमंत्री के कोष में जबरन काट ली जाए, कर्मचारियों का लीव ट्रेवल कंसेशन काट लिया जाए, और अब महंगाई भत्ता भी काट लिया जाए, और कर्मचारियों की नौकरियों पर भी पाबंदी लगा दी जाए, कर्मचारियों की नौकरियां भी बर्खास्त कर दी जाएं। इसीलिए मैंने कहा यह सरकार है या कर्मचारी विरोधी संघ। धन्यवाद। ऐसा मनोज जी हैं दैनिक भास्कर से सर। जी हाँ मनोज भाई नमस्कार। नमस्कार भाई साहब जी, कैसे? मेरे वैसे 2 सवाल थे। एक तो जो 1983 पीटीआई वाली जो आप बात कर रहे थे, आपने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बताया है कि भाई वो निर्दोष हैं चेयरमैन और सदस्य। जो एफआईआर दर्ज हुई है विजिलेंस में, उसमें एक लाइन लिखी हुई है कि उस वक्त 3 या 4 बार नियम बदले गए और दबाव में ये नियम बदले गए। तो पहला सवाल तो यह था कि नियम क्यों बदले गए, क्या कोई दबाव था? दूसरा सवाल मेरा 75% वाला है, जो नौकरी वाला जो चल रहा है प्राइवेट क्षेत्र में। उसमें मेरा सवाल ये है कि आपने जैसे कहा कि भाई कि आगे जो नए उद्योग लगेंगे उनमें करेंगे, तो आप क्या ये मांग करते हैं कि जो पिछले जो अभी जो उद्योग लगे हुए हैं उनमें भी उनको 75% दी जाए? और अगर दी जाए तो क्या हरियाणा के युवाओं के पास इतनी स्किल है कि वो करीब 40 लाख कर्मचारी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो वो पूरा कर सकेंगे? आदरणीय साथी, पहले मैं आपका सेकंड सवाल ले लेता हूं क्योंकि अलग अलग विषयों में। जी। श्री दुष्यंत चौटाला और श्री मनोहर लाल खट्टर ने ये कहा था कि हरियाणा में 70 या 80 या 90% कर्मचारी वो हरियाणा के डोमिसाइल होंगे। मैंने नहीं कहा, ना कांग्रेस के किसी नेता ने कहा। हमारा ये मानना है कि एक लिमिटेड परसेंटेज तो आप रख सकते हैं, उसके लिए आपको इंडस्ट्री को प्रोत्साहन देना पड़ेगा। पर यह मांग शायद लोक लुभावनी मांग लगती थी, इसलिए दुष्यंत चौटाला जी ने बढ़ चढ़कर हर रैली में कही, और खट्टर साहब ने भी कहा कि हम इस मांग को स्वीकार करेंगे। आज जब मांग लागू करने की बारी आई तो कोई भी मांग हो उसका किसी को लाभ तो पहुंचे, आप ये मानेंगे? अगर मैं कहूं कि मैंने अमुक नीति बनाई पर उसके लाभार्थी 0 हैं, 0 हैं, तो नीति बनाने का लाभ क्या हुआ? आपको ये मालूम है, पूरा देश जानता है कि हरियाणा से लगभग 10,000 से अधिक उद्योग पलायन कर चुके। जो हमारा सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है वो 2 हैं, जो मदर इंडस्ट्री जिन्हें हम कहते हैं। एक है मारुति उद्योग लिमिटेड, मोदी जी ने उसकी 2 फैक्ट्रियां गुजरात ले गए। जो उनकी एक्सपेंशन होनी थी सारी, वो खट्टर साहब ने मोदी जी को के आगे सहमति दे और दुष्यंत चौटाला जी ने उन्हें गुजरात भिजवा दिया। यानी अब मारुति की फर्दर एक्सपेंशन हरियाणा में नहीं होगी। दूसरी मदर इंडस्ट्री थी हीरो होंडा, वो भी यहां से छोड़कर उत्तराखंड चली गई। उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं। आप कह रहे हैं अब आगे हम उनमें रोजगार देंगे। जब कोई उद्योग लग ही नहीं रहा तो आप उसमें आरक्षण या रोजगार देंगे कैसे? मेरा सीधा सवाल ये है। 6 साल में खट्टर साहब ने लगभग 20 लाख करोड़ के निवेश का दावा किया, अलग अलग समय मिलाकर। कभी सोनीपत में 5 लाख करोड़ का चीनी उद्योग आ रहा है,
कभी कहीं आ रहा है, कभी कहीं आ रहा है। आज तक 5 रुपया भी आया? 5 रुपया आया नहीं। जब नया निवेश, नई फैक्ट्री आएगी नहीं तो रोजगार कहां से आएगा? इसलिए ये तो ऐसी नीति है कि ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। दूसरा आपका प्रश्न क्या था, अगर आप दोहराएं तो मैं बता सकता हूं। हाँ, 1983 पीटीआई अध्यापकों को लेकर था। देखिए, मुझे लगता है खट्टर साहब ने जजमेंट का अध्ययन नहीं किया। मेरे पास जजमेंट की प्रतिलिपि पड़ी है, आपको भी मैं कहूंगा आप अवश्य पढ़िए। उसमें 3 स्पष्ट बातें लिखी गई हैं। नंबर 1, जजमेंट में यह साफ पाया गया कि 1983 पीटीआई अध्यापकों की भर्ती में कोई भ्रष्टाचार या कोई घोटाला नहीं हुआ। फाइंडिंग नंबर 2, किसी पीटीआई अध्यापक के द्वारा जो सेलेक्ट हुए हैं, जो भर्ती हुए हैं, कोई अनियमितता नहीं हुई। पॉइंट नंबर 3, बोर्ड के चेयरमैन या मेंबरों के खिलाफ कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ या कोई इल्जाम नहीं पाया गया। ऐसे में सिलेक्शन क्यों क्वॉश की गई? उसके प्रोसीजर में अनियमितता पाई गई। वो ऐसी अनियमितता नहीं थी, कोर्ट को लगा वो फेटल है, ये उनका निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट इज फाइनल। हमने केवल ये कहा कि 12 वर्ष जब इन बच्चों ने काम कर लिया और 16,000 खिलाड़ियों को ट्रेनिंग जिन्होंने दे ली, ऐसे बच्चों को जिंदगी के मिड में आकर नौकरी से निकालना अनुचित है। उनकी सेवाएं लेनी चाहिए और उसके लिए कानून का एक मसौदा बनाया। खट्टर साहब को कांग्रेस बनाम भाजपा ये मुद्दा ना बनाकर, कांग्रेस बनाम जजप्पा ये मुद्दा ना बनाकर, उदार हृदय से 1983 पीटीआई अध्यापकों को वापस लेना चाहिए बगैर वाद विवाद के। धन्यवाद। कैन वी वाइंड अप नाउ, बिकॉज क्वेश्चन कमल जी, बस लास्ट 2 क्वेश्चन है। कमल भाई पूछिए प्लीज। सर नमस्कार। नमस्कार सर, पिछले एक दौर से सोशल मीडिया का ग्राफ है वो लगातार बढ़ा है, लेकिन जो खट्टर सरकार है वो चाहती है कि सोशल मीडिया के जो उभर रहा जो एक स्तर है उसको अंकुश लगाया जाए। हाल ही में 4 जो जिले हैं वहां एक कोविड-19 का हवाला देते हुए लेटर जारी कर दिया गया कि सोशल मीडिया पर प्रतिबंध है। और दूसरी ओर जिस प्रकार से कैबिनेट में एक पॉलिसी बनाई जा रही है और जिसका कल लॉन्च किया कि जो सोशल मीडिया है उसे एक्रेडिटेशन और विज्ञापन दिया जाएगा, ये दोहरा पहलू सरकार का दिखाई दे रहा है। तो आपकी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है इस पर? आपके सवाल में ही आपका सवाल का जवाब कहीं ना कहीं छुपा है। सच्चाई ये है कि हर विरोध के स्वर को भाजपा जजप्पा सरकार जबरन दबाना चाहती है। वो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो पंजीकृत है, मैं उनकी वकालत नहीं कर रहा, जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो प्रांतीय या केंद्रीय सरकार के साथ रजिस्टर्ड हैं, उन पर पाबंदी लगाना बिल्कुल लोगों की आवाज और इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स द्वारा जो जायज आवाज उठाई जा रही है उसे दबाना सरासर गलत है। हाँ, सरकार ये कह सकती है कि ताकि प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हो, हम रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य करते हैं। वो न्यूज़पेपर एक्ट के अंदर, अगर मुझे सही कानून का प्रावधान याद है, तो अनिवार्य भी है। तो आप सोशल मीडिया न्यूज प्लेटफॉर्म को भी रजिस्टर कर लीजिए ताकि हर आदमी की प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हो, जिम्मेवारी और जवाबदेही हो। पर ब्लैंकेट बैन लगाना पूरी तौर से अनुचित है और ये सरकार के प्रजातांत्रिक विरोधी रवैये को दर्शाता है। इसी के साथ मैं मेरी बात को यहाँ समाप्त करते हुए आप सबका धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हरियाणा के 4,30,000 कर्मचारियों को भाजपा जजप्पा सरकार द्वारा जिस चक्की में पीसा जा रहा है, इसके विरुद्ध आप अपनी कलम और कैमरे से आवाज उठाएंगे।